आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हाई कोर्ट की बात करेंगे दोस्तों, चैप्टर 34। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसा है कि आप लोग बोलते हैं कि सर पीडीएफ कैसे देंगे, क्या होगा, कैसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पे अब सारी की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट हम और भी पीडीएफ्स अपलोड करते हैं, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ, आर्टिकल्स, ये सब भी अपलोड करते हैं दोस्तों। तो स्टडी ग्लोस पे सारे लेक्चर्स की अपडेट जो टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, और आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। तो देर किस बात की, अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सिर एंड स्कोरी कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ज्यादातर चीजें सुप्रीम कोर्ट की आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। ज्यादातर क्या, 90%। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ज्यादा ताकतवर है। सुप्रीम कोर्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे। हाई कोर्ट को मैंने 2 लेक्चर में डिवाइड किया है इस चैप्टर को, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, ताकि आपको 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग मिले। सबसे पहले आज तो हम बेसिक्स देखेंगे, और इसके बाद हम हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शंस और पावर्स को देखेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट है हमारा सबसे ऊपर, फिर आता है हमारा हाई कोर्ट। अभी हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। एक या दो स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। दिल्ली का भी एक हाई कोर्ट है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, इसके बावजूद उसका एक हाई कोर्ट है 1966 से, ठीक है। हाई कोर्ट के नीचे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आते हैं और डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट आते हैं। समझ रहे हैं? तो ये ढांचा आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। स्टेट में जो मामला जाएगा वो हाई कोर्ट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। हाँ, फंडामेंटल राइट्स के में आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो मामले हैं सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में सबसे पहले आप हाई कोर्ट में ही जाएंगे। सबसे पहले तो क्या अपने डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। हाई कोर्ट एक 1862 ब्रिटिशर ने बनाने शुरू किए थे, ठीक है। और आपको पता ही है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हाई कोर्ट को सेटअप किया गया था। 1866 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट को सेटअप किया गया था। और 1950 में दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, तब हाई कोर्ट प्रोविंसेस में बनना शुरू हुए थे, हर प्रोविंस में बनना शुरू हुए थे। और 1956 में पार्लियामेंट के पास ये ताकत आ गई, जब 7th अमेंडमेंट एक्ट किया, पार्लियामेंट के पास ये ताकत आ गई कि अब दो या उससे ज्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। बहुत सारे अमेंडमेंट्स एक्ट आए हैं दोस्तों हाई कोर्ट के मामले में। बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, ये सारे जो केसेस है ना, ये कोर्ट से ही डील करते हैं कि इनकी पावर को कैसे हम बढ़ाएं और बाहर का इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट सिनारियो की। 25 हाई कोर्ट्स है, ठीक है ना। अभी हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं। हालांकि जब ये बुक छपी थी तब ये 24 हाई कोर्ट, मतलब इस एडिशन में 24 हाई कोर्ट लिखा हुआ है, लेकिन अभी प्रेजेंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। उसके बाद ये पार्ट 6 में आता है, आर्टिकल 214 से 231, ठीक है ना। इसमें बताता है, आर्टिकल 241 से लेकर 231 ये पूरा हाईकोर्ट से डील करता है। अब लगे हाथ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में आता है और कौन से आर्टिकल से शुरू है, कहां कौन से आर्टिकल पे खत्म है, ठीक है ना, ये बताइए। ये मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पूरा बता चुका हूं। अब मैं आपसे सवाल पूछते चलूंगा, समझ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हर कोर्ट में उसका चीफ जस्टिस होगा और बाकी जज होंगे और बाकी स्टाफ होगा, समझ रहे हैं, ताकि कोर्ट अच्छे से फंक्शन कर सके। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट और जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से भी वो कंसल्ट करता है अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए, समझ रहे हैं। मतलब जैसे यूपी का हाई कोर्ट है, ठीक है, यूपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेगा ही, लेकिन प्रेसिडेंट यूपी के गवर्नर से भी पूछेगा, ठीक है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे भी पूछेगा। उसके बाद वो फैसला लेगा। अब जब एक बार हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस चुन लिया गया, तो बाकी भी तो जजेस होते हैं ना हाई कोर्ट के, उसको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट इस चीफ जस्टिस से पूछेगा जो जिस चीफ जस्टिस को चुना गया है, समझ रहे हैं। अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी पूछा जाता है, ठीक है। अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन याद रखिएगा
ये सुप्रीम कोर्ट का आप कट कॉपी पेस्ट करिए। जज को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का जब मन है तब जज को रिमूव नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ना। पार्लियामेंट में बकायदा इंपीचमेंट होता है, जजेस का प्रोसीजर आता है, वहां से प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकता है, ऑर्डर को पास कर सकता है। डायरेक्टली प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारी जुडिशरी आजाद है, इंडिपेंडेंट है। समझ गए? क्वालिफिकेशंस क्या है? भारत का तो सिटीजन, ये तो आप अब रट ही गया होगा। ये तो जितनी भी बड़ी पोस्ट है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स की जितनी भी बड़ी पोस्ट है, जुडिशरी में जितनी पोस्ट है, उसमें आप एक चीज देखेंगे, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है। उसके बाद जुडिशियल ऑफिस कम से कम 10 साल के लिए उसने लिया हो, मतलब एक अच्छी खासी पोस्ट पे रहा हो 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिस में। जुडिशरी का जो काम होता है वो उसने किया हो 10 साल के लिए, और हाई कोर्ट में वो 10 साल तक एडवोकेट रहा हो। समझ रहे हैं? मिनिमम एज नहीं होती है। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपको मिनिमम एज की जरूरत नहीं है। जैसे राज्यसभा लोकसभा के लिए मिनिमम एज है, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। लेकिन हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपके कोई ऐसी एज नहीं है, एज क्राइटेरिया नहीं है। आपने अगर 10 साल तक आप एडवोकेट रहे हैं या 10 साल तक आप जुडिशियल ऑफिस में रहे हैं तो आप जज बनने के लिए एलिजिबल हैं। समझ रहे हैं? टेनवोर भी फिक्स नहीं है। टेनवोर भी फिक्स नहीं है, 5 साल है, 6 साल है। जब 62 साल का हाई कोर्ट का जज हो जाएगा वो रिटायर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो टेनवोर नहीं है कोई फिक्स। दूसरी चीज ये है दोस्तों, सीनियर मोस्ट जज को ही यहां पे प्रेफरेंस मिलती है। जो सीनियर होगा उसको बनाया जाएगा भैया चीफ जस्टिस, ठीक है। बाकी रिजाइन कर सकता है वो, ठीक है, रिजाइन करने का उसके पास अधिकार है। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन अपना दे सकता है। प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकता डायरेक्टली, पार्लियामेंट का प्रोसीजर होगा, पार्लियामेंट रिकमेंड करेगा तब जाके प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। तो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। उसके बाद अगर हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है, तब उसको अपनी सीट, अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है। तो ये 4 कंडीशन है। रिमूवल, इंपीचमेंट, कट कॉपी पेस्ट करिए। सुप्रीम कोर्ट में जो हमने पढ़ा था सेम टू सेम यही प्रोसीजर है, ठीक है। अभी तक किसी भी हाई कोर्ट को हमने इंपीच नहीं किया, खुशकिस्मत रही है, हमारी खुशकिस्मती है। अब यहां पे हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज, दोस्तों ये जो है ना, ये जो जितने भी पॉइंट्स है ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का ही है। समझ रहे हैं? जो प्रोसीजर है वो सेम है सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज के लिए। तो या तो वो गलत बिहेवियर करे, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस गलत बिहेवियर, या फिर इनकैपेसिटी, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं हो कि वो ऑफिस के काबिल हो। अगर ऐसा केस आता है तब इसको इंपीच किया जाता है, ठीक है ना। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में प्रोसीजर दिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर याद रखिएगा, है ना। अभी मैंने बताया ना, प्रेसिडेंट नहीं रिमूव कर सकता चीफ जस्टिस को। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में मोशन पास होता है। 100 मेंबर, कम से कम 100 मेंबर लोकसभा में मोशन पास करते हैं और कम से कम 50 मेंबर राज्यसभा में मोशन पास करते हैं, स्पीकर को देते हैं, ठीक है। स्पीकर या फिर चेयरमैन मोशन को या तो रिफ्यूज कर सकता है या फिर एडमिट कर सकता है। अब अगर रिफ्यूज कर सकता है तो बात ही खत्म, केस वहीं खत्म। लेकिन अगर उसको एडमिट करता है तो उसके बाद स्पीकर 3 मेंबर की कमिटी बनाता है कि देखो जो जजेस के ऊपर चार्जेस लगाए हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। अब इस 3 मेंबर की कमिटी में एक चीफ जस्टिस होता है या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ओके, अब अगर कमिटी जो है वो ये देखती है कि हाँ चार्जेस तो भैया सही हैं, ये मिसबिहेवियर इसने किया है या फिर इनकेपेबल है, तो हाउस जो है वो मोशन को कंसिडर करता है। फिर मोशन को पास किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी वोटिंग होती है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है और सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है सब बता चुका हूं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए और आंसर दिया करो यार, ठीक है ना। ये नहीं है कि मतलब इतना अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप आंसर दो, ठीक है। 200-250 लोग आप लेक्चर को देखते हो लेकिन आंसर नहीं देते हो, तो आंसर दिया करो सबसे पहले तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दो। तो स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी में क्या फर्क होता है, फटाक से आंसर बताओ। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। उसके बाद एक बार
जब ये मोशन जो है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट जो है इस ऑर्डर को पास करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिमूव नहीं करेगा, इनडायरेक्टली रिमूव करेगा। समझ गए? सैलरी जो है 2009 में सैलरी को बहुत बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 30,000 से लेकर 90,000 तक चीफ जस्टिस की सैलरी बढ़ा दी गई थी, और 26,000 से 80,000 तक ये जो अदर जजेस है उनकी सैलरी कर दी गई थी। बाकी और भी इनको अलायंस मिलता है, सब कुछ फ्री ही होता है। जब रिटायरमेंट होता है इनका, तो जो इनकी सैलरी है उसका 50% इनको मिलता है। समझ रहे हैं? उसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस भी चुना जाता है। अगर चीफ जस्टिस नहीं है, ठीक है, अगर हाउस जो है वो वेकेंट हो गया कुछ टाइम के लिए, टेम्पररीली एब्सेंट है जज जो है, या अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बना सकता है कि उसकी जगह ये चीफ जस्टिस जो है, ये जज जो है वो फैसले सुनाएगा। ठीक है, एडिशनल जजेस भी बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अगर वर्क बहुत ज्यादा है कोर्ट का, या ड्यूटी जो है वो सही से परफॉर्म नहीं की जा रही हैं, तो एडिशनल जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं। अब ये दोस्तों इंडिपेंडेंस है। जुडिशरी क्यों इंडिपेंडेंस है, कैसे इंडिपेंडेंट है? ठीक है, सबसे पहले तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का अगेन कट कॉपी पेस्ट करिए। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, जजेस जो है हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होता है वो उनका इंटरनल मैटर होता है। जजेस के पास पूरी ताकत होती है। अभी एनजेएसी आया था ना 2014 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जब एग्जीक्यूटिव की हस्तक्षेप, उसमें सरकार ने यह कोशिश की थी कि एग्जीक्यूटिव को बिठा दिया जाए और यहां पे जो जजेस का चुनाव हो वो सरकार के द्वारा हो, लेकिन कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। वो तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है हमारे। ठीक है, तो जुडिशरी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में इंडिपेंडेंट है, सरकार का, पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ठीक है, ये भी फिक्स है। उसके बाद सर्विस कमीशन भी फिक्स्ड है, सर्विस कंडीशंस भी फिक्स है। ठीक है, ये आपको बताइए है, जो पेंशन है, लीव है, ये सब टाइम टू टाइम पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करता रहता है। ठीक है, फिर इनकी सैलरी को रोके नहीं जा सकती। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो तभी रोकी जा सकती है, ऐसे इनकी सैलरी नहीं रोकी जा सकती। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनसे सैलरी दी जाती है, जो कि चार्ज ऑन है। चार्ज ऑन में मैंने बताया था ना, चार्ज ऑन में वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, सीएफआई से पैसा निकालने के लिए चार्ज एक्सपेंडिचर पे वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो जजेस की डिसीजंस होते हैं वो कहीं पे पार्लियामेंट में, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। हाँ, जजेस जो है वो कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक बार आप रिटायर हो गए तो गरिमा को बरकरार रखिए। ठीक है, अगर किसी ने कुछ भी बोला, डिसीजन आया है, बिना बात के आप जजेस को, कोर्ट को गाली दिए जा रहे हैं, कंटेम्प्ट लग जाता है भैया, है ना, सजा हो जाती है 1 से 2 साल की। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, स्टाफ को अपॉइंट करने की पूरी फ्रीडम है, एग्जीक्यूटिव से इनका सेपरेशन है, और इनका जो जुडिशरी मतलब जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी कर्टेल नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो ये कहानी थी, ये स्टोरी थी भारत के हाई कोर्ट की। भारत में जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे जुरिस्डिक्शन, इनका जुरिस्डिक्शन क्या है और इनकी पावर्स क्या है। ओके, आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पीडीएफ बोलते रहते हैं, तो यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।